नमस्कार दोस्तों, एमटी हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रेमचंद की कहानी त्रिया चरित्र सुनेंगे। सेठ लगनदास जी के जीवन की बगिया फलहीन थी। कोई ऐसा मानवीय, आध्यात्मिक या चिकित्सात्मक प्रयत्न ना था जो उन्होंने ना किया हो। यो शादी में एक पत्नी व्रत की कायल थी, मगर जरूरत और आग्रह से विवश होकर एक दो नहीं 5-5 शादियां की। यहाँ तक कि उम्र के 40 साल गुजर गए और अंधेरे घर में उजाला ना हुआ। बेचारे बहुत रंजीदा रहते। यह धन संपत्ति, यह ठाठ बाट, यह वैभव और यह ऐश्वर्य का मेरे बाद उनका क्या होगा, कौन इनको भोगेगा, यह ख्याल बहुत अफसोसजनक था। आखिर यह सलाह हुई कि किसी लड़के को गोद लेना चाहिए, मगर यह मसला पारिवारिक झगड़ों के कारण सालों तक स्थगित रहा। जब सेठ जी ने देखा कि बीबियों में अब तक बदस्तूर कसमकस हो रही है, तो उन्होंने नैतिक साहस से काम लिया और एक होनहार अनाथ लड़के को गोद ले लिया। उसका नाम रखा गया मगनदास। उसकी उम्र 5-6 साल से ज्यादा ना थी। बला का जहीन और तमीजदार, मगर औरतें सब कुछ कर सकती है, दूसरों के बच्चे को अपना नहीं सकती। यहाँ तो 5 औरतों का साझा था। अगर एक उसे प्यार करती तो बाकी 4 औरतों का फर्ज था कि उससे नफरत करे। हाँ, सेठ जी उनके साथ बिल्कुल अपने लड़के की सी ही मोहब्बत करते थे। पढ़ाने को मास्टर रखे, सवारी के लिए घोड़े, रईसी ख्याल के आदमी थे। राग रंग का सामान भी मुहैया था। गाना सीखने का लड़के ने शौक किया तो उसका भी इंतजाम हो गया। गरज जब मगनदास जवानी पर पहुंचे तो रहीशाना दिलचस्पियों में उसे कमाल हासिल था। उसका गाना सुनकर उस्ताद लोग कानों पर हाथ रखते। साहसवार ऐसे कि दौड़ते हुए घोड़े पर सवार हो जाता। डील डॉल सकर सूरत में उसका सा अलबेला जवान दिल्ली में कम होगा। शादी का मसला पेश हुआ। नागपुर के करोड़पति सेठ मक्खनलाल बहुत लहराए हुए थे। उनकी लड़की से शादी हो गई। धूमधाम का जिक्र किया जाए तो किस्सा वियोग की रात से भी लंबा हो जाए। मक्खनलाल का उसी शादी में दिवाला निकल गया। इस वक्त मगनदास से ज्यादा ईर्ष्या के योग्य आदमी और कौन होगा। उसकी जिंदगी की बहार उमंगों पर भी और मुरादों के फूल अपनी शबनवी ताजगी में खिल खिल कर हुस्न और ताजगी का समा दिखा रहे थे, मगर तकदीर की देवी कुछ और ही सामान कर रही थी। वह सैर सपाटे के इरादे से जापान गया हुआ था कि दिल्ली से खबर आई कि ईश्वर ने तुम्हें एक भाई दिया है। मुझे इतनी खुशी है कि ज्यादा अरसे तक जिंदा न रह सकूं, तुम बहुत जल्द लौट आओ। मगनदास के हाथ से तार का कागज छूट गया और सर में ऐसा चक्कर आया कि जैसे किसी ऊंचाई से गिर पड़ा है। मगनदास का किताबी ज्ञान बहुत कम था, मगर स्वभाव की सज्जनता से वह खाली हाथ ना था। हाथों की उदारता में जो समृद्धि का वरदान है, हृदय को भी उदार बना दिया। उसे घटनाओं की इस काया पलट से दुख तो जरूर हुआ। आखिर इंसान ही था, मगर उसने धीरज से काम लिया और एक आशा और भय की मिली जुली आहट में देश को रवाना हुआ। रात का वक्त था। जब अपने दरवाजे पर पहुंचा तो नाच गाने की महफिल सजी देखी। उसके कदम आगे ना बढ़े, वह लौट पड़ा और एक दुकान के चबूतरे पर बैठकर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। इतना तो उसे यकीन था कि सेठ जी उसके साथ भी भलमानसी और मोहब्बत से पेश आएंगे, बल्कि शायद अब और भी कृपा करने लगे। सेठानियां भी अब उसके साथ गैरों का सा बर्ताव न करेगी। मुमकिन है मंझली बहू जो इस बच्चे की खुशनसीब माँ थी, उससे दूर दूर रहे, मगर बाकी चारों सेठानियों की तरफ से सेवा सत्कार में कोई शक नहीं था। उनकी डाह से वह फायदा उठा सकता था। उसके स्वाभिमान में यह गवारा ना किया कि जिस घर में मालिक की हैसियत से रहता था, उसी घर में अब एक आश्रित की हैसियत से जिंदगी बसर करे। उसने फैसला कर लिया कि अब यहाँ रहना नामुनासिब है, ना मसलहत है, मगर जाऊं कहाँ। ना कोई ऐसा फन सीखा, ना कोई ऐसा इल्म साहिल किया जिससे रोजी कमाने की सूरत पैदा होती। रहीसाना दिलचस्पियाँ उसी वक्त तक कद्र की निगाह से देखी जाती है जब तक कि वे रहीस की आभूषण रहे। जीविका बनकर बेशम्मान के पद से गिर जाती है। अपनी रोजी हासिल करना तो उसके लिए कोई ऐसा मुश्किल काम ना था। किसी सेठ साहूकार के यहाँ मुनीम बन सकता था, किसी कारखाने की तरफ से एजेंट हो सकता था, मगर उसके कंधे पर एक भारी जुआ रखा हुआ था। उसे क्या करे। एक बड़े सेठ की लड़की
जिसने लाड़ प्यार में परवरिश पाई, उससे यह कंगाली की तकलीफ है क्यों कर झेली जाएगी। क्या मक्खनलाल की लाडली बेटी एक ऐसे आदमी के साथ रहना पसंद करेगी जिसे रात की रोटी का भी ठिकाना नहीं। मगर इस फिक्र में अपनी जान क्यों खपाऊं। मैंने अपनी मर्जी से शादी नहीं की, मैं बराबर इनकार करता रहा। सेठ जी ने जबरदस्ती मेरे पैरों में बेड़ी डाली है, अब वही इसके जिम्मेदार है। मुझसे कोई वास्ता नहीं, लेकिन जब उसने दोबारा ठंडे दिल से इस मसले पर गौर किया तो बचाव की कोई सूरत नजर न आई। आखिरकार उसने यह फैसला किया कि पहले नागपुर चलूं, जरा उन महारानी के तौर तरीके को देखूं, बाहर ही बाहर उनके स्वभाव की मिजाज की जांच करूं। उस वक्त तय करूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर रईसी की बू उनके दिमाग से निकल गई है और मेरे साथ रूखी रोटियां खाना उन्हें मंजूर है तो इससे अच्छा फिर और क्या। लेकिन अगर वह अमीरी ठाट बाट के हाथों बिकी हुई है तो मेरे लिए रास्ता साफ है। फिर मैं हूँ और दुनिया का गम। ऐसी जगह जाऊंगा जहाँ किसी परिचित की सूरत सामने भी ना दिखाई दे। गरीबी की जिल्लत नहीं रहती अगर अजनबियों में जिंदगी बसर की जाए। यह जानने पहचानने वालों की कनखियाँ और कनवतियाँ हैं जो गरीबी को यांत्रणा बना देती है। इस तरह दिल में जिंदगी का नक्शा बनाकर मगनदास अपनी मर्दाना हिम्मत के भरोसे पर नागपुर की तरफ चला, उस मल्लाह की तरह जो किश्ती और पाल के बगैर नदी की उमड़ती हुई लहरों में अपने को डाल दी। शाम के वक्त सेठ मक्खनलाल के सुंदर बगीचे में सूरज की पीली किरणें मुरझाए हुए फूलों से गले मिलकर विदा हो रही थी। बाग के बीच में पक्का कुआं था और एक मौलसिरी का पेड़। कुएं के बाहर पर अंधेरी की सी नीली नकाब थी, पेड़ के सिर पर रोशनी की सुनहरी चादर। इसी समय एक नौजवान थका मांदा कुएं पर आया और लोटे से पानी भरकर पीने के बाद जगत पर बैठा। मालिन ने पूछा, कहाँ जाओगे? मगनदास ने जवाब दिया कि जाना तो था बहुत दूर, मगर यहीं रात हो गई, यहाँ कहीं ठहरने का ठिकाना मिल जाएगा। मालिन, चले जाओ सेठ जी की धर्मशाला में, बड़े आराम की जगह है। मगनदास, धर्मशाला में तो मुझे ठहरने का कभी संयोग नहीं हुआ, कोई हर्ज ना हो तो यहीं पड़ा रहूं। यहाँ कोई रात को रहता है? मालिन, भाई, मैं यहाँ ठहरने को ना कहूँगा, यह बाई जी की बैठक है, झरोखे में बैठकर सैर किया करती है, कहीं देख ले तो मेरे सिर के एक बाल भी ना रहे। मगनदास, बाई जी कौन? मालिक, यही सेठ जी की बेटी इंदिराबाई। मगनदास, यह गजरे उन्हीं के लिए बना रही हो क्या? मालिन, हाँ। और सेठ जी के यहाँ है ही कौन? फूलों के गहने बहुत पसंद करती है। मगनदास, शौकीन औरत मालूम होती है। मालिन, भाई, यही तो बड़ी आदमियों की बातें हैं, बेशौक ना करे तो हमारा तुम्हारा निवाह कैसे हो, और धन है इसलिए। अकेली जान पर 10 लड़कियां हैं। सुना करती थी कि भगवान आदमी का हल भूत जोतता है। वह अपनी आंखों देखा, आप ही आप पंखा चलने लगे, आप ही आप सारे घर में दिन का सा उजाला हो जाए। तुम झूठ समझते होगे, मगर मैं आंखों देखी बात कहती हूँ, उस गर्व की चेतना के साथ जो किसी नादान आदमी के सामने अपनी जानकारी के बयान करने में होता है। बूढ़ी मालिन अपनी सर्वज्ञता का प्रदर्शन करने लगी। मगनदास ने उकसाया होगा, भाई, बड़े आदमी की बातें निराली होती है, लक्ष्मी के बस में सब कुछ है, मगर अकेली जान पर 10 लड़कियां समझ में नहीं आता। मालिन ने बुढ़ापे के चिड़चिड़ेपन से जवाब दिया, तुम्हारी समझ मोटी हो तो कोई क्या करे, कोई पान लगती है, कोई पंखा झलाती है, कोई कपड़े पहनाती है। 2000 रुपये में तो सेज गाड़ी आई थी, चाहे तो मुंह देख लो, उस पर हवा खानी जाती है। एक बगालिन गाना बजाना सीखती है, मैम पढ़ाने आती है, शास्त्री जी संस्कृत पढ़ाते हैं, कागज पर ऐसी मूर्त बनाती है कि अब बोली और अब बोली, दिल की रानी है, बेचारी के भाग फूट गए। दिल्ली के सेठ लगनदास की गोद लिए हुए लड़के से ब्याह हुआ था, मगर राम जी की लीला 70 बरस की मुर्दे को लड़का दिया। कौन पति आएगा? जब से यह सुनावनी आई है तब से बहुत उदास रहती है। एक दिन रोती थी, मेरे सामने की बात है, बाप ने देख लिया, समझाने लगे, लड़की को बहुत चाहते हैं, सुनती हूँ दामाद को यहीं बुलाकर रखेंगे, नारायण करे मेरी रानी दूधो नहाए पुत फले। माली मर गया था, उन्होंने आड़ न ली होती तो घर भर के टुकड़े मांगती। मगनदास ने एक ठंडी सांस ली, बेहतर है अब यहाँ से अपनी इज्जत आबरू लिए हुए चल दो, यहाँ मेरा निवाह ना होगा।
इंदिरा रईसजादी है, तुम इस काबिल नहीं हो कि उसके शौहर बन सको। मालिन से बोला तो धर्मशाला में जाता हूँ, जाने वहाँ खाट बाट मिल जाती है कि नहीं, मगर रात ही तो काटनी है, किसी तरह कट ही जाएगी। रईसों के लिए मखमली गद्दे चाहिए, हम मजदूरों के लिए पुआल ही बहुत है। यह कहकर उसने लुटिया उठाई, डंडा संभाला और दर्द भरे दिल से एक तरफ चल दिया। उस वक्त इंदिरा अपने झरोकों पर बैठी हुई उन दोनों की बातें सुन रही थी। कैसा संयोग है कि स्त्री को स्वर्ग की सब सिद्धियां प्राप्त है और उसका पति आवारों की तरह मारा मारा फिर रहा है, उसे रात काटने का ठिकाना नहीं। मगनदास निराश विचारों में डूबा हुआ शहर से बाहर निकल आया और एक सराह में ठहरा जो सिर्फ इसलिए मशहूर थी कि वहाँ शराब की एक दुकान थी, जहाँ आसपास के मजदूर लोग आ आकर अपने दुख को भुलाया करते थे। जो भले भटके मुसाफिर यहाँ ठहरते, उन्हें होशियारी और चौकस का व्यवहारिक पाठ मिल जाता था। मगनदास थका मांदा था ही एक पेड़ के नीचे चादर बिछाकर सो रहा, और जब सुबह को नींद खुली तो उसे किसी पीर औलिया के ज्ञान की सजीव दीक्षा का चमत्कार दिखाई पड़ा, जिसकी पहली मंजिल वैराग्य है। उसकी छोटी सी पोटली जिसमें 2-1 कपड़े और थोड़ा सा रास्ते का खाना और लुटिया डोरी बंधी हुई थी, गायब हो गई। उन कपड़ों को छोड़कर जो उसके बदन पर थे, अब उसके पास कुछ भी ना था, और भूख जो कंगाली में और भी तेज हो जाती है, उसे बेचैन कर रही थी। मगर वह दृढ़ स्वभाव का आदमी था, उसने किस्मत का रोना ना रोया और किसी तरह गुजर करने की तरकीबें सोचने लगा। लिखने और गणित में उसे अच्छा अभ्यास था, मगर इस हैसियत में उससे फायदा उठाना असंभव था। उसने संगीत का बहुत अभ्यास किया था, किसी रसिक रईस के दरबार में उसकी कद्र हो सकती थी, मगर उसके पुरुषोचित अभिमान ने इस पेशे को अख्तियार करने की इजाज़त ना दी। हाँ, वह आला दर्जे का घुड़सवार था और यह फन मजे में पूरी शान के साथ उसकी रोजी का साधन बन सकता था। यह पक्का इरादा करके उसने हिम्मत से कदम आगे बढ़ाए। ऊपर से देखने पर यह बात यकीन के काबिल नहीं मालूम होती, मगर वह अपना बोझ हल्का हो जाने से इस वक्त बहुत उदास नहीं था। मर्दाना हिम्मत का आदमी ऐसी मुसीबतों को उसी निगाह से देखता है जिसमें एक होशियार विद्यार्थी परीक्षा के प्रश्नों को देखता है। उसे अपनी हिम्मत आजमाने का एक मुश्किल से जूझने का मौका मिल जाता है। उसकी हिम्मत आजमाना ही मजबूत हो जाती है। अक्सर ऐसे मार के मर्दाना हौसलों के लिए प्रेरणा का काम देता है। मगनदास इस जोश से कदम बढ़ाया चला जाता था कि जैसे कामयाबी की मंजिल सामने नजर आ रही है, मगर शायद वहाँ के घोड़ों ने शरारत और बिगड़ेलपन से तौबा कर ली थी, या वे स्वाभाविक रूप से बहुत मजे में धीमे धीमे चलने वाले थे। वह जिस गांव में जाता, निराशा को उकसाने वाला जवाब पाता। आखिरकार शाम के वक्त जब सूरज अपनी आखिरी मंजिल पर जा पहुंचा था, उसकी कठिन मंजिल तमाम हुई। नागर घाट के ठाकुर अटल सिंह ने उसकी चिंता को समाप्त किया। यह एक बड़ा गांव था, पक्के मकान बहुत थे, मगर उसमें प्रेतात्माएं आबाद थी। कई साल पहले प्लेग ने आबादी के बड़े हिस्से को इस क्षणभंगुर संसार से उठाकर स्वर्ग में पहुंचा दिया था। इस वक्त प्लेग के बचे कुचे वे लोग गांव के नौजवान और शौकीन जमींदार साहब और हल्के के कारगुजार और रोबेले थानेदार साहब थे। उनकी मिलीजुली कोशिशों से गांव में सतयुग का राज था। धन दौलत को लोग जान का अजाब समझते थे, उसे गुनाह की तरह छिपाते थे। घर घर में रुपये रखते हुए लोग कर्ज ले लेकर खाते और फटे हालों की तरह रहते थे। इसी में निबाह था। काजल की कोठरी थी, सफेद कपड़े पहनना उन पर धब्बा लगाना था। हुकूमत और जबरदस्ती का बाजार गर्म था। अहीरों के यहाँ आंजन के लिए भी दूध ना था। थानों में दूध की नदी बहती थी। मवेशी खाने के मुहर्रिम दूध की कल्लियां रखते थे। इसी अंधेर नगरी को मगनदास ने अपना घर बनाया। ठाकुर साहब ने असाधारण उदारता से काम लेकर उसे रहने के लिए एक मकान भी दे दिया, जो केवल बहुत व्यापक अर्थों में मकान कहा जा सकता था। इसी झोपड़ी में वह एक हफ्ते से जिंदगी के दिन काट रहा है। उसका चेहरा जर्द है और कपड़े मैले हो रहे हैं, मगर ऐसा मालूम होता है कि उस पर इन बातों की अनुभूति ही नहीं रही। जिंदा है, मगर जिंदगी रुखसत हो गई है। हिम्मत और हौसला मुश्किल को आसान कर सकते हैं, आंधी और तूफान से बचा सकते हैं, मगर चेहरे को खिला सकना उनके सामर्थ्य से बाहर है। टूटी हुई नाव पर बैठकर मल्हार गाना हिम्मत का काम नहीं, हिमाकत का काम है। एक रोज जब शाम के वक्त वह अंधेरे में खाट पर पड़ा हुआ था, एक औरत उसके दरवाजे पर आकर भीख मांगने लगी। मगनदास का आवाज
परिचित जान पड़ी। बाहर आकर देखा तो वही चंपा मालिन थी, कपड़े तार तार, मुसीबत की रोती हुई तस्वीर। बोला, मालिन तुम्हारी यह क्या हालत है, मुझे पहचानती हो? मालिन ने चौंक कर देखा और पहचान गई। रोकर बोली, बेटा अब बताओ मेरा कहाँ ठिकाना लगे, तुमने मेरा बना बनाया घर उजाड़ दिया ना। उस दिन तुमसे बात करती ना मुझे यह विपत पड़ती। बाई ने तुम्हें बैठे देख लिया, बातें भी सुनी, सुबह होती ही मुझे बुलाया और बरस पड़ी। नाक कटवा दूंगी, मुंह के कालिख लगवा दूंगी। चुड़ैल कुटनी, तू मेरी बात किसी गैर आदमी से क्यों चलाई? तू दूसरों से मेरी चर्चा करे, वह क्या तेरा दामाद था जो तू उससे मेरा दुखड़ा रोती थी? जो कुछ मुंह में आया बकती रही, मुझसे भी ना सहा गया। रानी रूठेगी अपना सुहाग लेगी। बोली, बाई जी मुझसे कसूर हुआ, लीजिए अब जाती हूँ। छींकते नाक कटती है तो मेरा निवाह यहाँ ना होगा। ईश्वर ने मुंह दिया है तो आहार भी देगा। 4 घर से मांगूंगी तो पेट हो ही जाएगा। उस छोकरी ने मुझे खड़े खड़े निकलवा दिया। बताओ मैंने तुमसे उनकी कौन सी शिकायत की थी, उसकी क्या चर्चा की थी? मैं तो उसका बखान कर रही थी, मगर बड़ी आदमियों को गुस्सा भी बड़ा होता है। अब बताओ मैं किसकी होकर रहूं? 8 दिन इसी तरह टुकड़े मांगते हो गए हैं। एक भतीजी उन्हीं के यहाँ लड़कियों में नौकर थी, उसी दिन उसे भी निकाल दिया। तुम्हारी बदौलत जो कभी ना किया था वह करना पड़ा। तुम्हें कहाँ का दोष लगाऊं, किस्मत में जो कुछ लिखा था देखना पड़ा। मगनदास सन्नाटे में आ गया। आह मिजाज का यह हाल है, यह घमंड, यह शान। मालिन को इत्मीनान दिलाया, उसके पास अगर दौलत होती तो उसे माला माल कर देता। सेठ मक्खन लाल की बेटी को भी मालूम हो जाता है कि रोजी की कुंजी उसी के हाथ में नहीं है। बोला, तुम फिक्र ना करो, मेरे घर में आराम से रहो, अकेला मेरा जी भी नहीं लगता। सच कहो तो मुझे तुम्हारी तरह एक औरत की तलाश थी, अच्छा हुआ तुम आ गई। मालिन ने आंचल फैलाकर असीम आशीर्वाद दिया। बेटा तुम जुग जुग जियो, बड़ी उम्र हो। यहाँ कोई घर मिले तो मुझे दिलवा दो। मैं यहाँ कहाँ रहूँगी तो मेरी भतीजी कहाँ रहेगी? वह बेचारी शहर में किसकी आश्रय रहेगी? मगनदास के खून में जोश आया, उसके स्वाभिमान को चोट लगी। उन पर यह आफत मेरी लाई हुई है, उनकी इस आवारा गर्दी का जिम्मेदार मैं हूँ। बोला, कोई हर्ज ना हो तो उसे भी यहीं ले आओ। मैं दिन को यहाँ बहुत कम रहता हूँ, रात को बाहर चारपाई डालकर पढ़ रहा करूँगा। मेरी वजह से तुम लोगों को कोई तकलीफ ना होगी। यहाँ दूसरा मकान मिलना मुश्किल है, यही झोपड़ी बड़ी मुश्किल से मिली है। यह अंधेर नगरी है, जब तुम्हारा सुबह तक कहीं लग जाए तो चली जाना। मगनदास को क्या मालूम था कि हजरत इश्क उसकी जबान पर बैठे हुए उससे यह बात कहला रहे हैं। क्या यह ठीक है कि इश्क पहले मासूक के दिल में पैदा होती है? इसके अगले भाग में क्या होगा जब मालिन अपनी भतीजी को लेकर मगनदास के झोपड़े में रहने आएगी? क्या सेठ मक्खन लाल की बेटी इंदिरा से मगनदास दोबारा मिल सकेगा? यह जानने के लिए इसका दूसरा भाग जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।